नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। बिहार के मैं छपरा में हूँ और विकास मुझसे मधेपुरा से जुड़े रहे हैं। विकास लगातार बिहार के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते रहे और आज सुबह से लेकर के अभी तक जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बूथ दर बूथ घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। और अभी सतीश जी मुझे बता रहे हैं कि 11 बजे तक जो वोट परसेंटेज है 27.65% है। रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है बिहार में। आप यह मान कर चलिए कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार 5 से 8% ज्यादा वोटिंग हो सकती है। तो मतदाता बड़ी तादाद में बूथ पर दिख रहे हैं। मुझे भी यहाँ सुबह से लगातार दिख रहे हैं। मधेपुरा, सहरसा, ये सीमांचल का जो कोसी का इलाका है, वहां भी उन जिलों में भी वोटिंग चल रही है। तो मुंगेर है, लखीसराय है, पटना है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, आरा है, बक्सर है। तो 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और इस बार मैं बताऊं कि पिछली बार दोनों चुनाव के मुकाबले 2015-2020 मतदाता भले ही ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन बूथ पर उसकी तादाद बड़ी है और इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। यानी कि लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। ये बेहतर संकेत है। विकास, क्योंकि मधेपुरा सहरसा का जो पूरा इलाका है, आगे जो पूर्णिया और अ, कटिहार सीमांचल का सीमांचल किशनगंज का का इलाका है, सीमांचल का, वो तो दूसरे फेज में है। लेकिन यह आज वोटिंग चल रही है। सुबह से आप लगातार हैं और आप बहुत पहले से मैदान में हैं, लोगों से अ, बात करते रहे, उनका मन टटोलते रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। अभी जो वोटिंग देख रहे हैं, जो कतारें किस हैं जान से हो? और जो मुद्दे लोगों के बीच में हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच? देखिए सर, मुद्दा ये है कि अगर आपको 14 नवंबर को अगर एनडीए की जो सीटें हैं या जो रिजल्ट है अगर अप्रत्याशित दिखे तो आप उसमें अचंभित मत होइएगा, क्योंकि 170-80 विधानसभा जब हम लोगों ने कवर किया तो उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए, 125 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई और साथ ही जो पेंशन वृद्धि की गई, इसका खासा असर जो है वो मतदाताओं पर दिख रहा है। जो महिला वर्ग है वो नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह जो है वो जुड़ी हुई है और उनको तोड़ पाना फिलहाल हमको लगता है कि महागठबंधन जो है उसमें विकास, लेकिन कामयाब नहीं होगा। बिहार में आमतौर पर माना जाता है कि जातियों की गोलबंदी किसी भी दूसरे मुद्दे और फायदे से ज्यादा मजबूत हुआ करती है। और कुछ खास जातियां कुछ खास दलों या नेताओं के साथ अपने आप को जोड़ के रखती हैं। तो उसमें इस तरह के जो मुद्दे होते हैं या इस तरह के फायदे होते हैं, उनका बहुत असर नहीं होता। लेकिन आप जिस दावे से कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपये का जाना या फिर पेंशन में इजाफा, इसका असर होगा। जिन लोगों से आप बूथ दर बूथ बात कर रहे हैं, क्या आपको यह रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर ये पत्रकारों के लिए चर्चा का मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल देखिए सर, जो मुद्दा है जो मैंने अभी आपको बताया, जो उसमें ये अहम मुद्दा ये है 10,000 रुपए। दूसरी बात, आपने कहा कास्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो 2010 की जो पोलिंग हुई थी वो कास्ट बैरियर को उस वक्त तोड़ दिया था, जातिगत जो वोटिंग होती है उसको तोड़ दिया था। 2010 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो अप्रत्याशित सीटें जो एनडीए को आई थी वो क्लियर कट कह रही थी कि भैया जात पे नहीं, अब विकास पे वोट होगा। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है, बिहार के लोगों के लिए किया है। 125 यूनिट बिजली जो भी बिहार के लोग हैं उनको फ्री मिला है, मुझे भी मिला है। उसके अलावे पेंशन वृद्धि जो हुई उसमें भी कोई कास्ट बैरियर नहीं है कि फलाने जाति का पेंशन बैरियर बढ़ा है, फलाने जाति का नहीं बढ़ा है, कॉमन हुआ है। तो कॉमन फैक्टर इस बार 2010 जो है वो फिर से रिपीट होने वाला है। जी 2010 में संजय जी पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। 2010 में संजय जी भी 2010 का बार बार जिक्र करते हैं। 115 सीटें नीतीश कुमार के जेडीयू के पास आई थी। वो चाहते तो 122 सीटें जो बहुमत के लिए होती हैं वो अपने बूते भी कर सकते थे, सरकार अकेले चला सकते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को साथ रखा। बीजेपी और जेडीयू का साथ बिहार में 2000, वैसे तो 1996-97 से मानकर चलिए चल रहा है, लेकिन सरकार में 2005 से है। तो यह 20 साल की सरकार, बीच में 1.5 साल या 12-15 महीनों का समय छोड़ दे, कुल मिलाकर 3 साल का, तो ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की। संजय जी, आप राजधानी में हैं
और बहुत पारखी हैं, लगातार लोगों के बीच में आप घूमते हैं, कोई पल्सेस नहीं छोड़ते हैं, कोई रैली नहीं छोड़ते हैं, लोगों के चाय की टपरी पर आप लगातार जाके बैठ करके उनका मन टटोलते रहते हैं। आज जो वोटिंग है, क्योंकि इसी के जरिए फैसला आना है, जो वोटर है उसका मन क्या कहता है, उसके लिए मुद्दे कौन से जरूरी हैं। देखिए, वोटर इस बार जो कास्ट का जो डायनेमिक्स था वो थोड़ा डाइल्यूट होते हुए दिखा और एक नया वर्ग जो मुझे दिखा वो था महिला और युवा। महिलाओं ने बड़ा मजबूती के साथ ये बात कहा कि हमारे हिस्से में कोई कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, कोई हमारे बारे में किसी ने सोचा है, तो हम वहां पर उनके साथ खड़े हैं। तो महिला जो थी वो फ्रैक्चर नहीं इस बात दिखी। उनके मुख से उनके हिस्से में जो आने वाले लाभ की राशि है, विकास, इसकी अपना बात वो ऑडियो म्यूट कर लो, और जब भी आपको बोलना होगा तो आप ऑडियो ऑन कर लें, क्योंकि आपके साथी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, संजय जी की आवाज थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। हाँ संजय जी। तो महिलाओं का जो गोलबंदी इस बार जो दिखी उसमें जातियां डाइल्यूट होते हुए दिखी। उन्होंने अच्छा। कहा कि भाई हमारे हिस्से में जो वेलफेयर की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, और एक को और मैंने कनेक्ट किया। मैं सुबह में गया था, एक दो बूथ पर मैं खड़ा था और जब कतारें थी वोट दे करके नई लड़कियां जो युवती थी वो निकली, तो उसने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर ली हूँ और ये ग्रेजुएशन करने का फायदा हमें तब मिला जब नीतीश कुमार ने हमारे बारे में सोचा। मतलब वो साइकिल पोशाक के बारे में बात कर रही थी, स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रही थी। तो 2005-6 में जो योजनाएं शुरू हुई, 19 वर्ष उन योजनाओं को होते हुए हो गया। अगर उनकी उम्र उस समय 15-16 रही होगी या मान लिया जाए कि 12 रही होगी, तो अभी उनकी उम्र करीब करीब वही 30-32 के लगभग में होगी। उनको लगता है कि जहां से हमें सशक्तिकरण मिला, जहां से हमें ताकत मिली, तो उसकी बात वो करते हुए मिली। कुछ वृद्ध महिलाएं और कुछ वृद्ध पुरुषों से मेरी बात हुई, पेंशन को लेकर के उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी कि हाँ, सरकार ने अब उतनी राशि जरूर कर दी है जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जा रही। और युवा रोजगार की बात कर रहे थे कि हमारे हिस्से में रोजगार कैसे आएगा। कनेक्ट हो जाए जी। तो युवा रोजगार की बात वो कर रहे थे कि हमारे हिस्से में रोजगार कैसे आएगा, इसकी बात वो कर रहे थे। उनके मन में थी बात कि ठीक है, हमने कहा कि भाई आप तो वोट दे दिए, अब आपकी उम्मीदें क्या है। कहे कि उम्मीद है कि सरकार जिनकी भी बने लेकिन रोजगार की बात हमारे हिस्से में हो। और नौकरी और रोजगार मैंने देखा कि उनके डिस्कोर्स में था, युवाओं के मैक्सिमम युवाओं से मेरी बात हुई, उसमें उनके डिस्कोर्स में। कल भी मैं एक जगह गया था, वहां भी युवा के ये पर था कि ठीक है, सरकार जिस गठबंधन की बने बिहार में, हमारे लिए जो सरकार सोचेगी हम उसी के लिए वोट करेंगे। हमने कहा कि भाई आपको तो तय करना होगा ना, अब तो आप सरकार बनाने जा रहे हैं, अब ये द्वंद में रहिएगा तब तो फिर कैसे होगा। कहा कि नहीं, हमने तय कर लिया है कि हमें कौन सी सरकार चुननी है, हम इसको डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नौकरी और रोजगार हमारी प्रायोरिटी है और हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो कल भी मैंने देखा था, लेकिन महिलाएं बिल्कुल इंटैक्ट थी। महिलाओं में चाहे कोई वो किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म की हो। नहीं, मैं तो माइनॉरिटी की महिलाओं से बात किया। मैं ओबीसी का जो एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, उस वर्ग की महिलाओं से मैंने बात किया और उन्होंने 10,000 रुपए की बात की कि 10,000 रुपए की राशि मेरे खाते में आ गई है, हम तय करेंगे कि हमें किसके पक्ष में मतदान करनी है। तो वहां मैंने देखा कि जातियां डाइल्यूट हो रही है, जातियां ये हुई है। और जो सुबह से कतार देख रहे हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है या जो मैं कुछ बूथ पर गया वहां पर मैंने देखा, लंबी लंबी कतारें हैं, उसमें अधिक संख्या महिलाओं की है। इस बार भी लगता है कि चूंकि 11 बजे तक ही 27% तक का कई जिले से रिपोर्टिंग आ गई कि 27% से अधिक वोट हो गया। हाँ, मतलब टर्नआउट बहुत अच्छा हो रहा है और उस टर्नआउट में ये एक अच्छा संकेत है कि बड़ी संख्या में सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। तो महिला में मैंने कोई कास्ट फैक्टर नहीं देखा। युवा नौकरी रोजगार की बात करते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों ने तय किया है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या रही है, हम कैसे पढ़े लिखे हैं,
तो हमारे लिए अगर बिहार में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती तो हमें दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। तो ये युवाओं का डिस्कोर्स था। और बुजुर्गों से जो मैंने बात की, तो बुजुर्ग अपनी पेंशन, अपने हिस्से में आई रोशनी की बात वो कर रहे थे कि हाँ, अब इतने पैसे तो आ ही जाते हैं ना, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो जो जाति कभी चढ़ के बोलती थी कि ये जातियां ही तय करती है कि बिहार के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, वो पॉलिसी मेकर इनके कौन होंगे, कौन इनके भाग्य विधाता होंगे, तो वेलफेयर को लेकर के और जो विकास की गति है, चूंकि जो बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं होते थे, उनके मुंह से एक शब्द निकलता था सीधे, विकास। अभी कैसा विकास आप चाहते हैं? विकास तो हो रहा है, सड़कें बनी है, बिजली आपके घरों तक पहुंची है, घर आपके बने हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा और विकास होना चाहिए कि हमारे बच्चों को भी रोजगार और नौकरी रोजगार मिल जाए। और विकास एक बड़ा मुद्दा है। विकास में आपको लेकर कहना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा विकास ही रहे हैं। तो नौजवान जो है वो चाहता है कि उसकी रोजी रोटी का इंतजाम बिहार में हो जाए। बिहार में कल कारखाने और रोजगार की संभावनाएं बहुत कम रही हैं। मैं बहुत सारे नौजवानों से मिला, वो जब मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का अपना रोना रोते हैं तो आप मतलब सीना चाक हो जाता है किस तरह के हालात में रहते हैं और कैसा बर्ताव उनके साथ होता है। और बड़ी तादाद में वो भी आए हुए हैं वोट देने के लिए। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया है कि रोजगार बहुत बड़ा सवाल है। नौजवानों के साथ इंसाफ तभी हो सकता है जब बिहार में रोजगार हो। वो रोजगार देने की गारंटी दे रहे हैं, वो हर घर को नौकरी देने की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को साल में 30,000 रुपये देने की गारंटी दे रहे हैं। ये तमाम गारंटियां जो हैं वह भी तो जमीन पर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं असर कर रही होंगी। देखिए सर, सर ने कहा कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे है वो मैदान में है। फिर भी मैं भी नौजवानों से बात हुई, बच्चों से बात हुई जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक सुर में एक बात जरूर कही कि हम पढ़ेंगे और हमारे अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी कहीं से भी हम ले लेंगे। अब चूंकि बात पढ़े लिखे युवाओं की हो रही है और उस घोषणा की भी हो रही है, परिवार में जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद वो नौकरी देंगे, तो युवा कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। तकरीबन 3.25 लाख परिवार और 30,000 रुपए सैलरी के हिसाब से जब उन्होंने अपना बजट निकाला तो देखा कि बिहार का बजट तकरीबन 3,10,000 है और सैलरी का बजट तकरीबन 8 लाख करोड़, 3,10,000 करोड़, 3,08,000, उसके बाद 8,10,000 करोड़ सैलरी के बजट पे जा रहा है। तो युवाओं को जो तेजस्वी का जो भरोसा है, जो युवाओं ने जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं कि हर परिवार को नौकरी दी जा सके। रही बात नौकरी की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बिहार के युवाओं से, कोसी के, सीमांचल के युवाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि काबिलियत रहेगी तो नौकरी जो हो मिल जाएगी। कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि नीतीश की सरकार में भी नौकरी निकली और काबिलियत के दम पर बीपीएससी हम लोगों ने निकाला। कई ऐसे युवाओं से बात हुई जिन्होंने नौकरी में कामयाबी हासिल कर ली है। कुल मिलाकर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या। निश्चित तौर पर फैक्ट्रियां यहाँ होती तो निश्चित तौर पर जो पलायन हो रहा है बिहार से, और सबसे ज्यादा सीमांचल और कोसी से जो पलायन होता है, उस पर रोक लगती। लेकिन यहाँ समझना एक बात ये भी होगा, जो लोग भी समझ रहे हैं, युवा भी समझ रहे हैं, और जो पलायन करके जा रहे हैं ट्रेनों में भरकर, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो कुछ लोगों का कहना था, ज्यादातर ये कह रहे थे कि देखिए, जिस स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार मिली थी, वो गड्ढे वाली स्थिति में मिली थी, उसको लेवल करने में इतने से वक्त लग गए। अब यहाँ से हम उड़ेंगे, ऐसा विश्वास है। जो युवाओं से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ से हम उड़ेंगे और अब रोजगार की बात होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी। हालांकि बिहार सरकार ने इसमें बहुत पिछले अपने टर्म में जो है, जो अभी 2025 में खत्म होगा, उसमें प्रयास भी किए। बिहटा में कुछ बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई गई, 1 रुपए में जमीन देने की योजना भी लगाई गई कि आप आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, 1 रुपए में आपको जमीन रजिस्ट्री की जाएगी। ये बिहार सरकार की योजना है। और साथ ही साथ अब उसमें इस योजना के बाद ये असर हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहटा में आई, कई इंडस्ट्री एरिया है वो डिफाइन किए गए। अब मैं सीमांचल की बात कर लूं और कोसी की बात कर लूं तो तमाम इलाकों में जो पुराने जो इंडस्ट्री एरिया थे, वहां उसके अलावे नए इंडस्ट्री एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, जहां पर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप यहां आते हैं बिहार में, तो आपको 1 रुपए में जमीन मिल जाएगी। यानी 1 रुपए में आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है वो मिल जाएगी। प्लग एंड प्ले पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वहां पर अगर सर आप अपना दफ्तर खोलना चाहते हैं
प्लग एंड प्ले ऑटोमेटिक सेटअप बना है, आप आइए खोलिए। तो अब चूंकि जब सड़कें पहुंचने लायक हो जाए, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, धमदाहा इंडस्ट्रियल एरिया, तब हम किसी इंडस्ट्रिस्ट को यहाँ बुला सकते हैं। 401 करोड़ का एमओयू भी कुल मिला शामिल के हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने ये कहा है, ये एक नैरेटिव तैयार किया गया चुनाव में कि हमने 20 साल के भीतर बिहार को इस लायक बना दिया है कि यहाँ से वो टेक ऑफ कर सकता है। तो हमने रोड बना दी इस तरह से, कहीं देश के किसी हिस्से से आप बिहार के किसी हिस्से में आसानी से सामान ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। बिजली सप्लाई हमारी 24 घंटे में 20-22 घंटे की रहती है। सुरक्षा के बंदोबस्त हमने, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बिहार को हमने उस लायक बना दिया है कि आपको उस बात की कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन संजय जी, बिहार का चुनाव जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है और मुझे तो 2029 के खातिर बिहार का नतीजा बहुत मायने रखता है, इसलिए देश में इसकी बहुत चर्चा है। मैं शाहबाग के इलाके में आता हूँ क्योंकि आज कम से कम आरा और बक्सर में तो चुनाव हो ही रहा है, तो सासाराम कुमाऊं छोड़ देता हूँ। आरा बक्सर से भी आपको लगातार फीडबैक आ रहा होगा, चूंकि इम्पोर्टेंट है, ये कमजोर इलाका है एनडीए के लिहाज से। वहाँ लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पिछला दोनों में आरजेडी या महागठबंधन बहुत हावी रहा है। तो वहां से जो मैसेज है आपके पास वो क्या है? नहीं, बक्सर और आरा दो जिले में चुनाव है और पिछली बार बिल्कुल आपने सही कहा कि शाहाबाद कमजोर पड़ी रही है, खास करके इनके लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि शाहाबाद में 22 सीटें हैं और 20 इंडिया गठबंधन जीत गई थी, मात्र 2 पर एनडीए जीते थे। इस बार जो है वो अच्छी खबर है कि मजबूती से, चूंकि बाई इलेक्शन में इसके रिफ्लेक्शन दिखने लगे थे। जब बिहार में बाई इलेक्शन हुआ था तो वही शाहाबाद के इलाके में बाई इलेक्शन में एनडीए के जो भी कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए थे। इस बार भी अच्छी खबर है और अच्छी खबर इसलिए है कि जो बागी ने खेल बिगाड़ा था उन बागियों को मना लिया गया है। इस बार कोई ऐसा बगावती तेवर में एनडीए में नहीं है। दूसरी चीजें जो एनडीए को लेकर के जो मैंने फीडबैक लिया कि भाई जो कमजोर कड़ी इनकी रही है, हालांकि आरा और बक्सर में प्रधानमंत्री की भी सभा हुई, अमित शाह जी की भी सभा हुई और अपने तरीके से उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश भी की। दूसरी बात जो इसमें जो आई वो ये निकल करके आई कि जो 5 साल इनके एमएलए रहे, ठीक है, इंडिया गठबंधन के, उनकी नाराजगी बड़ी जबरदस्त थी कैंडिडेट से कि ठीक है, हालांकि कई कैंडिडेट बदल दिए गए, कई सिटिंग एमएलए का टिकट इंडिया गठबंधन ने काट दिया, लेकिन उसके बाद भी नाराजगी दूर नहीं। और वो जो शाहाबाद इलाका है उसमें लवकुश समाज का एक बड़ा फैक्टर है, कुश समाज, कुशवाहा समाज। तो उस कुशवाहा समाज को साधने के लिए एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा और भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया, अभी तो उनको चुनाव भी लड़ा रहा है। तो वो जो कुशवाहा फैक्टर ने जो इनको डेंट किया था शाहाबाद के इलाके में, उसको मैनेज करने की कोशिश एनडीए बीजेपी ने की है। और चिराग फैक्टर हाँ जी। शशांक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चूंकि आप अभी बक्सर से ही हैं, एक तो आप अगर अपना मोबाइल वर्टिकल कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें तो ज्यादा। शशांक जी कैसे हैं? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया, बताइए। आरा और बक्सर से एक तो मोबाइल अगर आप हॉरिजॉन्टल कर लें तो अच्छा हाँ, है ना? और आपका जी जो कर लिया हूँ, वो बताइए। अनलॉक है ना, उसको स्क्रीन लॉक आपने हटाया नहीं होगा ना, इस वजह से वो आ नहीं रहा है। फिर भी आप करते रहिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि बक्सर और आरा ये एनडीए के लिए एनडीए के लिए कमजोर रहा है। जो सुबह से वोटिंग चल रही है, किस तरह से कतारें हैं वहां, लोग क्या जी, कह रहे हैं और आपको वहां क्या जमीन पर क्या महसूस हो रहा है? देखिए, सुबह से ही लोग मतदान के लिए, महिलाएं खास तौर से अच्छी संख्या में निकली हुई हैं और जो युवा मतदाता है, यूथ की सरकार बनाने के लिए काफी उत्साह देखा गया। और जैसा कि सरकार का स्लोगन है कि पहले मतदान फिर स्नान और तब कहेंगे जलपान, इसका प्रभाव नजर आया। अब पूरा इत्मीनान से लोग वहाँ वोटिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग जो पलायन को लेकर काफी चिंतित था, बिहार से पलायन है, इस कोई जो नारा लोगों ने दिया है उसको लेकर लोग अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो पर्व के दौरान गांव आए थे, अभी रुके हुए हैं। और
अच्छा, छठ और दिवाली में जो लोग बाहर से हमको लगता बिहार है कि आ गए हैं वो लोग, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ उन लोग रुके हुए हैं और वो मतदान में भाग ले रहे हैं। से मेरी बातचीत हुई। एक आध चीज हम्म मुझे जो देखने को मिली कि जो एनडीए में ये उपेंद्र कुशवाहा जी को शामिल रखा गया, तो हम्म जहां पर भी कुशवाहा के कैंडिडेट, वे लोग अपने जात के नाम पर उसको वोटिंग कर रहे हैं, वो एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं। हम्म ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। और महागठबंधन में प्रत्याशी भी बदले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की सभा बक्सर इलाके में नहीं हुई है, आरा में हुई। ये दौरा यहाँ हुआ था बक्सर इलाके में। और बक्सर का सबसे चूंकि हॉट सीट बना हुआ है कि वहाँ एक एक्स आईपीएस ये आपकी आवाज चली गई वो संजय ये जी। आसाम कैडर के थे आईपीएस, वो हाँ नौकरी हाँ छोड़ के आए थे। और अब इस बार वो आ रही आवाज। हेलो। अच्छा, हाँ आ रही, आप बोलिए आप। हाँ, तो वो एक्स आईपीएस बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। और थोड़ा ये सीट हॉट हो गया है। इसी तरह एक सेना के रिटेंडेंट है, वो डुमराव में चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल सिंह। तो यहाँ भी महागठबंधन से उसकी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो दो तीन चेहरे ऐसे आए हुए हैं। हालांकि डुमराव महाराज के पौत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो ये आजाद पार्लियामेंट के पार्लियामेंटियर थे। तो उन पर वोटिंग की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें भी मैंने उम्मीद है वो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन युवा और महिलाएं सरकार की नीतियों को देखते हुए इस बार मतदान में हिस्सा लो, तो पूछा जाए। संजय जी, दो बातें शशांक जी ने दो बातें कही हैं। एक कह रहे हैं कि नौजवानों में, महिलाओं में एनडीए को लेकर के, हालांकि मैं सरकार की तरफ नहीं जा रहा हूं, अभी तो वक्त सही नहीं है, लेकिन एक उनका रुझान है। उनको लगता है कि इस बार चीजें थोड़ी सी लाइन पे आगे बढ़ेंगी और जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरा हो सकती हैं। लेकिन कुशवाहा समाज का कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा है किसी दूसरी पार्टी से, तो वो पूरा समाज जो है उसका अधिकतर हिस्सा वहां जाकर के वोट कर रहा है, एनडीए की तरफ वो नहीं आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से उम्मीद थी कि वो अगर रहते हैं तो अपने समाज को जोड़ पाएंगे, शशांक जी कह रहे हैं कि वैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, इनके सैंपल साइज क्या है मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों से इनकी बात हुई है, लेकिन जनरली जो जो जिस जाति के नेता होते हैं उनका मैसेजिंग होता है कि भाई देखिए हम इस गठबंधन के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो पिछली बार इस गठबंधन के साथ थे ही नहीं, इस बार इस गठबंधन के साथ हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, उनका भी अपना उस इलाके में एक अपना प्रभाव है। तो हाँ, इस तरह का टैक्टिकल वोटिंग होता है बहुत जगह, केवल कुशवाहा समाज का ही नहीं, बाकी समाज में भी, कि जहां उनकी जाति के उम्मीदवार होते हैं वहां पर फिर वो गठबंधन के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो कमजोर होती है और फिर वो अपनी जाति के उम्मीदवार के साथ वो खड़े दिखते हैं। लेकिन जो एक चीज मैं देख रहा था उस इलाके में भी, जो शाहबाद के इलाके में भी, जो बता रहे थे कि छठ पर्व में जो लोग आए थे घरों में, जो पूना, बंगलोर या दूसरे जो शहर हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं, उनका मैं रिएक्शन देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर बिहार में संभावना होती तो फिर मुझे जाने का मौका नहीं मिलता। और ये संभावनाएं शायद दिखती है मुझे कि अगली बार जिस तरह का इनका संकल्प पत्र भी है एनडीए का कि हम हर जिला में एक इंडस्ट्री देंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात इनके संकल्प पत्र में है। तो ये मैंने युवाओं को देखा कि उम्मीद दिखी, कि उम्मीद है कि हाँ ये है। और आनंद मिश्रा अच्छी स्थिति में है बक्सर में। संजय तिवारी हालांकि कांग्रेस से दो बार के सिटिंग एमएलए हैं, उनका एक अपना प्रभाव है, लेकिन आनंद मिश्रा के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बक्सर से लोकसभा का भी इस बार विधानसभा भी लड़ रहे हैं। तो आनंद मिश्रा बेहतर स्थिति में, मेरी बात भी उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिहार के लिए करने आए हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके अगर मैं आया हूँ लोगों के बीच में काम करने, तो फिर मुझे एमएलए नहीं बनना है बल्कि यहाँ के बेहतरी के लिए काम करना है। और जब कुछ वहां के नौजवानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, आनंद मिश्रा से अभी उम्मीदें बची हुई है। आनंद मिश्रा चूंकि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये अभी तो हम लोग अगर चुन के भेजते हैं तो इनसे उम्मीदें बची हुई है। तो आनंद मिश्रा, हाँ, आनंद मिश्रा के प्रति थोड़ा प्रो मुझे दिखा। और शाहबाद का जो समीकरण है, जिस समीकरण में बहुत हद तक नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, ये मैंने देखा कि
जो जातियों के आधार पर उनके टिकट मिलने पर या फिर उनको उतना महत्व नहीं देने पर जो नाराजगी थी बहुत हद तक कम करने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा एनडीए थोड़ा बेहतर करेगा शाहबाद में। कितना बेहतर करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कुछ लोगों से ही बात हो पाती है, सारे लोगों से तो बात ठीक है। दो तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक, वैसे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं छठ और दीपावली पर बिहार आए हैं, उनकी बड़ी तादाद बिहार में रुकी हुई वोट डालने के लिए, उनका वोट भी इस बार के चुनाव में मायने रखेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए हैं, उन 10,000 रुपयों का असर भी इस बार के चुनाव में कितना होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। नौजवानों को एक उम्मीद लग रही है कि बिहार अब उस हालत में आ गया है जहां से रोजगार का जो विमान है वो टेक ऑफ कर सकता है। तो एक उम्मीद उनको उस लिहाज से भी दिख रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से जो कुछ भी बन सकता है वो तमाम वायदे उन्होंने महिलाओं से, नौजवानों से और यहाँ के किसानों से किए हैं। किसानों को भी टारगेट करने के लिए दोनों तरफ से घोषणाएं की गई हैं। अभी बस ये है कि 11 बजे तक 28% के आसपास वोटिंग है। वोटिंग की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार बिहार वोटिंग के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ सकता है और यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान क्या नतीजा देगा ये 14 को भी पता चलेगा। लेकिन हम लोग बार बार जुड़ते रहेंगे। शाम को 6 बजे संजय जी, विकास, हम सब जुड़ेंगे और दिन भर जो मतदान चला है, जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है और जिस तरह से जमीन पर हम सबों ने महसूस किया है, उसको शेयर करेंगे और आपके साथ चर्चा में शरीक होंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। नमस्कार।